हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज मैं आपको डिटेल में ये बताने वाला हूँ कि आरआरबी मुंबई में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है लेवल 5 का, वो किस तरीके से हो रहा है। एकदम बेसिक से बेसिक बात भी मैं आपको बताऊँगा जो मैंने आज देखा और जो मैंने फ़ील किया, तो उसके आधार पर मैं आपको कुछ सावधानी भी बताऊँगा जो आपको ज़रूर पहले से देख करके चलनी है। इसके पहले मैं भी जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आया था तो मैं वीडियोस देख करके आया था, लेकिन जब यहाँ पर मैंने आज अपना अनुभव लिया तो उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि एक वीडियो बनाना चाहिए जिसमें कि काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी है जो अभी तक आपको पता नहीं चल पा रही, वो मैं आपको बता पाऊँ। तो आप प्लीज़ इसको वीडियो को, अगर आपके पास समय की भी कमी है तो 2x की स्पीड पर लगा करके देख लीजिए, पर एक बार पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। क्या पता कहाँ पर आपके काम की बात निकल जाए। और जिन भी दोस्तों का अभी बाकी है लेवल 5 का डीवी, उन्हें जो मैं बात यहाँ पर बताने वाला हूँ उसे आप ज़रूर फॉलो कीजिए, नहीं तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो चलिए मैं आपको विस्तार से बताना शुरू करता हूँ कि सुबह जब हुई तो सुबह से हमारा शेड्यूल क्या रहा और हमने सुबह से लगातार क्या किया। इससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ दोस्तों कि मैं ट्रेन में बैठ करके ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आपको आवाज़ का जो भी डिस्टर्बेंस आ रहा है तो आप कंटेंट पर ध्यान देना प्लीज़, और थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। जो मैं आपको बोल रहा हूँ उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। तो देखिए, सुबह हमको 8 बजे बुलाया गया था, तो हम काफ़ी सारे लोग थे। 8 बजे के पहले काफ़ी पहले पहुँच गए थे, लेकिन 8:30 बजे के लगभग हमको अंदर बुला लिया गया। तो 90 लोगों की बैच थी। अब वहाँ पर सीक्वेंस जो बुलाया जा रहा है वो दोस्तों उनके पास पहले से डिसाइडेड है, उनके पास लिखा हुआ है, वो नाम बुलाते जाते हैं और आपको फिर लाइन में लगा करके अंदर एक हॉल में ले जाकर उसी सीक्वेंस में बैठा दिया जाता है। उसके बाद पहला काम होता है कि सब लोग को बैठने के बाद एक फॉर्म दिया जाता है जिसमें 3 पेज होते हैं, जिसमें आपको एक पेज होता है जो कि क्या होता है, डिक्लेरेशन होता है कि आप लेवल 5 में अगर सिलेक्ट हो जाते हैं, मेडिकली फिट हो जाते हैं, तो आप अपना राइट जो लेवल 3 में है, अगर उसकी मेरिट में भी आप आते हैं, अप्लाई किया है, तो उसको आप फोरफेट कर देंगे या उसको छोड़ देंगे। और एक रहता है जिसमें आपको एडमिट कार्ड आपको इसीलिए चाहिए होते हैं ताकि आप अपनी डेट पता कर सकें कि कब कब आपने अपने एग्ज़ाम दिए थे। तो फिर वो उसी फॉर्म में थोड़ी थोड़ी बेसिक डिटेल भरने के बाद सेकंड पेज जो है उसमें जो है आपको तीनों एग्ज़ाम मतलब CBT 1, CBT 2, CBT 3 में जो आपने डिक्लेरेशन स्क्रीन पर देख करके लिखा था उसको आपको उस फॉर्म में लिख देना है। अब आप कह रहे हैं कि आपको डिक्लेरेशन याद नहीं, तो दोस्तों वो लोग आपको एक सीट देते हैं जिसमें सारी शिफ्ट, जितनी भी शिफ्ट CBT 1 की हुई, 2 की हुई और टाइपिंग की हुई, उसका जो डिक्लेरेशन है वो वहाँ पर लिखा हुआ होता है। हिंदी टाइपिंग में हिंदी वालों के लिए अलग डिक्लेरेशन है और इंग्लिश वालों के लिए अलग डिक्लेरेशन है, तो वो आप एक बार देख लीजिएगा। अब ध्यान से सुनिए कि वो जो डिक्लेरेशन आप लिखते हैं उसको लिखने के बाद आपको ये डाउट अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अगर आपके एडमिट कार्ड खो गए तो आप क्या करेंगे। तो देखिए, पहली चीज़ तो है कि आपको डेट किसी भी तरीके से पता कर लेनी कि आपने CBT 1 कब दिया था, 2 कब दिया था और टाइपिंग टेस्ट कब दिया था, और शिफ्ट भी आपको याद होनी चाहिए। ध्यान रखिए, डेट और शिफ्ट आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। रोल नंबर आपका थ्रू आउट द सिलेक्शन प्रोसेस सेम ही रहा है, तो रोल नंबर आपको याद करने की कोई दिक्कत नहीं आएगी। फॉर्म में कंट्रोल नंबर भरने के लिए आता है, कंट्रोल नंबर मतलब रजिस्ट्रेशन नंबर ही है। अब जिनके पास नहीं है उनको ये अपने PDF में देख लेना है, डेट, शिफ्ट और उसकी डिटेल आपको होनी चाहिए। तो अपने पास कहीं पर लिख करके आप ला लेना ताकि आपको वहाँ पर फिर तुरंत कुछ देखना ना पड़े। मोबाइल आपके स्विच ऑफ करवा दिए जाते हैं, लेकिन कुछ लड़कों ने बोला कि उनके पास एडमिट कार्ड नहीं है और उन्हें डेट भी याद नहीं है, तो उन्हें बोला गया कि आपके मोबाइल में अगर फ़ोटो है या एडमिट कार्ड है तो आप उसे निकाल करके देख लीजिए। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जितने भी एडमिट कार्ड आप अभी अवेल कर सकते हैं वो कर लीजिए, या अगर आपको एडमिट कार्ड भी कहीं से नहीं मिल पा रहा है तो आप मेरी बात ध्यान से सुनिए कि जो आंसर की है वो अभी भी लॉगिन करके आप निकाल सकते हैं। पोर्टल पर जब आप लॉगिन करेंगे ना, तो लेवल 5, 2, 3 इनकी आप आंसर की निकाल सकते हैं। अगर आंसर की आप निकाल लेंगे तो उसमें आपको डेट और आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपकी शिफ्ट क्या थी। तो ये तो आपका सॉल्यूशन हो गया एडमिट कार्ड वाली प्रॉब्लम का। नहीं है तब ये सब है तो कोई बात ही नहीं है, एडमिट कार्ड से देखो और लिख दो, और लास्ट में वो एडमिट कार्ड को जमा भी कर ले रहे हैं। जब आप अपने डॉक्यूमेंट की फ़ोटोकॉपीज़ उनको देते हैं तो वो साथ में एडमिट कार्ड भी आपको मांगते हैं और जमा कर लेते हैं। जिनके पास नहीं है उनको कोई दिक्कत नहीं है, वो या तो फॉर्म भरवा ले रहे होंगे, लेकिन उसके लिए आपको एफिडेविट बनाना है, ऐसा मैंने अभी तक कोई को नहीं देखा है। तो मेरे सामने तो ऐसा कोई केस नहीं आया कि एफिडेविट बनाना है, और कोई हल्ला भी नहीं हुआ कि एडमिट कार्ड किसी के पास नहीं था। जिनके पास था उनसे जमा करवा लिया। अब इसके बाद ये होता है कि आपको लगभग 15 मिनट का टाइम दिया जाता है, और मुंबई बोर्ड में जो मैंने देखा कि थोड़ा सा जल्दीबाजी
तो वो लोग करते हैं, तो आप पे प्रेशर भी रहता है, लेकिन आप अपनी स्पीड से कीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब वो इंस्ट्रक्शंस आपको बताएं तो बहुत ध्यान से सुनना है दोस्तों, क्योंकि इंस्ट्रक्शंस आप मिस करेंगे तो आपको फिर कन्फ्यूजन रहेगी। तो इंस्ट्रक्शन जब वो बोलते हैं तो आपको वो लिख भी लेना है, कि जैसे कि जब आपको वो टाइपिंग टेस्ट या CBT 2 या 1 में जो डिक्लेरेशन आप लिखते हैं उसके नीचे आपको रोल नंबर, एग्ज़ाम का डेट और शिफ्ट आपको एक बार लिखना ही है, रोल नंबर और साथ में नाम भी लिखना है। तो ये सब चीज़ें जब वो बताते हैं आपको, तो ये आपको ध्यान रखना है, ताकि तीनों में आपको ये सेम चीज़ें लिखनी है कि नाम, रोल नंबर और क्या शिफ्ट और एग्ज़ाम की डेट। इसके बाद जब आपका ये लिख के हो जाता है तो वहाँ पे एक वेरिफिकेशन प्रोसेस होती है, जिसमें कि थंब इम्प्रेशन आपके लिए जाते हैं, तीनों थंब इम्प्रेशन और तीनों बार फ़ोटो ली जाती है। वो मैच होती है कैसे, आपके जो आपने पहले फ़ोटो खिंचाई थी, थंब लगाया था एग्ज़ाम देते टाइम CBT 1 2 टाइपिंग, उससे वो मैच होती है। और जो उसका मैच परसेंटेज है, एक जो आपको फॉर्म मिलता है उसमें एक बॉक्स बना रहता है जिसके ऊपर CBT 1 CBT 2 टाइपिंग, एप्टीट्यूड वो सब लिखा रहता है, और उसके आगे स्टेटस लिखा रहता है। आपको स्टेटस में कुछ में भी कहीं भी कुछ नहीं लिखना है, आपको स्टेटस वाले को खाली छोड़ना है, क्योंकि उसमें वो टाइपिंग के बारे में, वो सॉरी जो आपका फ़ोटो मैच होती है, थंब इम्प्रेशन मैच होता है, उसका परसेंटेज लिखते हैं कि आपके पिछले बार जो आपने एग्ज़ाम दिया था उससे परसेंटेज कितना मैच हुआ। खैर, ये हो जाता है, थंब इम्प्रेशन हो जाता है, वापस आप अपनी जगह पर आकर बैठ जाते हैं। उसके बाद आपको अटेंडेंस लगाने के लिए बुलाया जाता है। अटेंडेंस कैसे लगती है कि एक फॉर्म रहता है बहुत बड़ा सा, जिसमें क्या होता है, उसमें कई जगह आपके थंब इम्प्रेशन और सिग्नेचर लिए जाते हैं, और आपने जो फॉर्म भरा था 3 पेज वाला वो, और जो OBC वाले कैंडिडेट है उनका एक डिक्लेरेशन फॉर्म जो आपको साथ में दिया हुआ है नोटिफिकेशन में, वो इन केस अगर वो नहीं लाते हैं आप यहाँ पर, तो वो ऑफिस से भी दे रहे हैं वो डिक्लेरेशन, ये आपको वहाँ पर जमा करना होता है। अब जब अटेंडेंस आप देते हैं तो एडमिट कार्ड आप लेके वापस आ जाते हैं, और एडमिट कार्ड में वो वेरीफाइड भी लिख देते हैं जब वो आप अपने थंब इम्प्रेशन मैच कराए होते हैं। अब ये सब जो आपके डॉक्यूमेंट वहाँ जमा होते जाते हैं, अटेंडेंस लगते टाइम वहाँ पर आपको एक फ़ोटो भी लेके जानी होती है। अब अटेंडेंस आपकी लग गई, उसके बाद क्या होगा, अटेंडेंस लगने के बाद फिर आपको बैठ जाओ बोला जाएगा। फिर वहाँ पर काफ़ी सारे लोग बैठे रहते हैं, 7 से 8 लोग आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने वाले रहते हैं वहाँ पर। तो वो आपको नेम बाय नेम बुलाते हैं। उनको नाम कहाँ से मिलता है, जो आपके डॉक्यूमेंट अटेंडेंस सीट में आपने जमा कर दिए, वो डॉक्यूमेंट ऑलरेडी उनके पास पहुँच जाते हैं। डॉक्यूमेंट मतलब कि वो 3 पेज की जो सीट आपने भरी हुई थी, वो आपको बुलाते हैं, वहाँ पर आपको आपके डॉक्यूमेंट लेकर के जाने होते हैं। अब आ रहा है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, अभी तक जो मैंने आपको बताया वो तो प्रोसेस है, लेकिन अब आ रहा है मेन कि डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जब भी कोई बात आती है तो उसके बारे में क्या डिसाइड होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं कि डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या चाहिए। 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, जिनके मार्कशीट कम सर्टिफिकेट है उनको सर्टिफिकेट की अलग से जरूरत नहीं है, तो मार्कशीट में आप पढ़ लेना कि मार्कशीट है या मार्कशीट कम सर्टिफिकेट है। तो 10th वालों को मार्कशीट और सर्टिफिकेट अलग अलग ही आया होगा मोस्ट ऑफ द लोगों को, तो वो आपको 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट अलग से रखना है, दोनों चीज़ रखनी है। फिर उसके नीचे 12th की मार्कशीट और 12th का सर्टिफिकेट रखना है। ज़्यादातर लोगों की 12th की मार्कशीट कम सर्टिफिकेट होगा, तो आपको वो रखना है। इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या होने वाला है कि आपने ये रख दिया। इसके बाद आपको आपकी डिग्री जो है, डिग्री में आपको सारे सेमेस्टर की मार्कशीट, ATKT में फेल हुए हैं, पास हुए हैं, वो सारी किस क्रम में रखना है, सबसे पहली मार्कशीट सबसे ऊपर। पहली मतलब कि डेट जो मार्कशीट पर लिखी होती है उसमें जो सबसे पहली है, जैसे आपने सेम 1 की एग्ज़ाम दी उसमें आप फेल हो गए, तो वो फेल वाली मार्कशीट सबसे ऊपर, उसके नीचे पास, फिर उसके नीचे ऐसा करके सेम 1 से लेके सेम 6 तक की मार्कशीट। उसके बाद आपको EBC को लेकर के मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। तो उसके पहले EBC सर्टिफिकेट, अगर आपने 250 रुपये वाली फीस का लाभ लिया है वो, और उसके नीचे आपको कास्ट सर्टिफिकेट लगाना है अगर आप कोई रिजर्व कैटेगरी से हैं, तो उसके नीचे आपको एक अपना आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी भी लगानी है। अब चलिए, इसमें अगर कुछ मिस हो रहा है तो मैं बाद में आपको करेक्ट करके बता दूंगा। अब देखिए यहाँ पर जो है वो मैं आपको, हाँ, तो इस तरीके से आप अपने डॉक्यूमेंट जमा लेते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि सर्टिफिकेट को आप सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है, आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट निकाल लीजिए। उसकी ज़रूरत यहाँ नहीं पड़नी है, लेकिन जितनी भी चीज़ें वो मैच करने वाले हैं यहाँ पर, आपका उनके पास एप्लीकेशन फॉर्म रखा हुआ रहेगा, प्रिंटेड फॉर्म में रहेगा, उसी से आपकी एक एक चीज़ मैच करी जाएगी। एप्लीकेशन में आपने जो चीज़ लिखी है, स्पेलिंग टू स्पेलिंग जो चीज़ लिखी है वो आपके मार्कशीट में मैच की जाएगी। एक भी चीज़ छोटी से छोटी अगर असंबद्धता पाई जाती है, यानी कि आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म में लिखा है और जो आपके डॉक्यूमेंट में लिखा है उसमें अगर किसी भी प्रकार का कोई अंतर आता है, तो उसके लिए आपको एफिडेविट बना ही लेना है। इसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताता हूँ। तो देखिए, आपका नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, इनमें कहीं भी अगर कोई दिक्कत है आपकी मार्कशीट में, जिस मार्कशीट में, उसका आप एफिडेविट अपने लोक सेवा केंद्र में जाकर के पूरा डिटेल में बनवा लीजिए।
इसके बाद आपकी कैटेगरी में जो आपकी कास्ट लिखी हुई है आपके कास्ट सर्टिफिकेट में, और आपने अप्लाई करते समय जो कास्ट लिखी थी उसको भी आप मैच कर लीजिएगा। मेरे सारे डॉक्यूमेंट सही थे ये, लेकिन ये जो कास्ट वाला फैक्टर है ये मैंने कंसिडर नहीं कर पाया था, तो ये भी उन्होंने पकड़ लिया कि कास्ट जो है, स्पेलिंग कास्ट की जो मैंने फॉर्म भरते समय लिखी थी वो बोलचाल की भाषा वाली स्पेलिंग लिख दी थी, जबकि रियल स्पेलिंग कुछ और थी। तो सर्टिफिकेट से वो मैच नहीं हो रही थी, इसलिए मुझे तुरंत दौड़ाया गया कि आप एफिडेविट लेकर के आइए, और मुझसे तुरंत एक डिक्लेरेशन उन्होंने लिया कि अगर उन्होंने मुझसे एक डिक्लेरेशन नहीं, एक प्रिंटेड था कुछ, उसमें मेरी डिटेल्स भरवाई, मुझसे सिग्नेचर करवाई, डेट लिखवाई, और उसमें ये भी लिखा कि मैं 27 तारीख के पहले वो ला करके जमा कर दूंगा। लेकिन मेरे पास टाइम था तो मैंने उनसे कहा कि मैं तुरंत जा करके ले आऊँ तो ला सकता हूँ, तो उन्होंने कहा ला सकते हैं आप, यानी आप तुरंत ला सकते हैं, अगले दिन ला सकते हैं 27 तारीख के पहले, 27 फरवरी जो कि ब्लॉक डेट है, यानी 27 फरवरी के पहले आप ला करके उनको दे सकते हैं। तो मैं तुरंत दौड़ा गया और मुंबई सेंट्रल में जो DRM ऑफिस है वहाँ से DRM ऑफिस के बाहर निकलते ही एक स्टेयर बनी हुई है जो कि प्लेटफॉर्म पे जाती है, उस पर आप ऊपर चढ़ के पूरा प्लेटफॉर्म चढ़ने के लिए जो ऊपर वाला ओवरब्रिज बना उसमें दूसरे साइड जब निकलते हैं, दूसरे साइड निकल के एक राइट लेना है, ध्यान से सुनिए, एक राइट लेना है, वहाँ पूछ लेना है किसी को भी RTO ऑफिस किधर है। RTO ऑफिस के जस्ट सामने नोटरी की दुकानें खुली होती है, वहाँ पर नोटरी वोटरी लिखा नहीं होता, फिर PUC लिखा हुआ है कहीं कहीं, वहाँ पर आप चले जाना है, आपका कोई भी बना देगा एफिडेविट, अगर वैसी केस आपको आता है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि यहाँ पर 400 रुपये लगते हैं मुंबई में एफिडेविट बनाने के, तो आप अपने स्थान से ही बना कर लेकर के आ जाएँ। यहाँ पर भाग दौड़ से भी आप बचेंगे, मेंटल हैरेसमेंट से बचेंगे, क्योंकि जब आप वहाँ पर DV अपना छोड़ करके एफिडेविट बनवाने जाते हो तो काफ़ी स्ट्रेस आ जाता है, तो इससे आप बच जाएंगे। सारी चीज़ें आप मिला लीजिएगा, और अगर मान लीजिए आपसे कुछ छूट जाता है, आप नहीं कर पाते और वो लोग पकड़ लेते हो, तो आप तुरंत जा करके थोड़ी सी मेहनत करके एफिडेविट लेके आ जाइएगा। इन केस जैसे कि मेरे केस में हुआ कि मेरा DV लास्ट में था, एकदम लास्ट में, मैं 90 लोगों की बैच में 90वां बच्चा था जिसका DV हो रहा था, और उसमें भी किस्मत खराब ये कि मुझे एफिडेविट की ज़रूरत पड़ गई। लेकिन क्या होता है, DV एक बार तो नीचे होता है, उसके बाद सेकंड फ्लोर पर सेकंड DV होता है, जो कि मेन सेक्रेटरी साहब हैं वो उसको वेरीफाई करते हैं और आपका पूरा कंप्लीट होता है DV। तो वो बचा हुआ था काफ़ी लोगों का, तो जो असिस्टेंट है भैया, अभिषेक भैया है जो यहाँ पर काम करते हैं, सर ही बोलिएगा आप, तो वो नाम ले लेकर के लोगों को सेकंड फ्लोर पर बुलाते जा रहे थे। जैसे आपका यहाँ DV हो जाता है ना जब नीचे, तो वो आपके डॉक्यूमेंट का जो बंच है वो उसको ऊपर भेज देते हैं, और ऊपर से आपको बुलाने के लिए वो नीचे आता है एक बंदा, अभिषेक नाम है उनका, और वो आपको ऊपर बुलाते जाते हैं। तो आप अभिषेक भैया को बता करके कि मैं एफिडेविट बनवाने जा रहा हूँ बता दीजिए, और आप निकल जाइए बाहर, आपको ऊपर में जाने की ज़रूरत नहीं, उनको बता दीजिए और निकल जाइए बाहर, तो आप जाके एफिडेविट बनवा सकते हैं, ठीक है। इसके बीच में एक बात आपको जो बतानी रह गई वो ये थी कि जब आप अपना 3 पेज का जो फॉर्म उन्होंने दिया है वो आप भर लेते हैं, और जब अपना वो कर लेते हैं बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, उसके बाद आपको वो बताते हैं कि एक लिंक जो कि जगह जगह दीवारों पर चिपकी हुई है, वो लिंक को लॉगिन कीजिए, उसमें अपना ID पहले पासवर्ड बनाना पड़ता है, फर्स्ट टाइम लॉगिन करते हैं तो वहाँ डेट ऑफ बर्थ डालते हैं तो एक पासवर्ड क्रिएट होता है, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हाथ पे लिख भी लीजिए वो पासवर्ड, फिर से उस साइट की जो लिंक है उसको एडिट करो, और जो पहले जो लिंक बताई थी उसी लिंक पे वापस आ जाओ लॉगिन करके, और वहाँ पर आप अपनी फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड कर लीजिए। इमेज रिसाइजर से आप अपनी फ़ोटो को रिसाइज कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए फ़ोटो रिसाइज करके वो अपलोड आप कर देते हैं। अब वो जब फ़ोटो अपलोड करते हैं ना आप, तो वहाँ पर आपको 2 आपके कट मार्क्स यानी कि आपके आइडेंटिफिकेशन मार्क्स लिखने होते हैं। वो मार्क्स लिख के आप जब अपलोड कर देते हो तो आपको बोला जाता है कि आप एक काम कीजिए, ऊपर आकर के अपना वेरीफाई करवा लीजिए, यानी कि ऊपर वाले जो लोग हैं कोई बैठा रहता है कंप्यूटर पर, वो आपने जो आइडेंटिफिकेशन मार्क्स अप्लाई किया है वहाँ अपडेट किया है उनको आपकी बॉडी पर देखते हैं, और आपको तुरंत ही वो बता देते हैं कि कौन सा हॉस्पिटल आपको मिलने वाला है। अब ये प्रोसेस या तो पहले भी हो सकती है या बाद में भी हो सकती है, काहे के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के पहले भी हो सकती है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद भी हो सकती है। तो ये बात आपको बतानी रह गई थी। तो चलिए ये हो गया, एफिडेविट कैसे बनवाना है वो आपको मैंने बता दिया। अब एफिडेविट जब आप बना के ला लेते हैं वो सबमिट हो जाता है और आपका तुरंत ही काम हो जाता है। अगर डॉक्यूमेंट आपके सारे हैं तो ठीक है, नहीं है तो आपको बोला जाता है कि आप 27 तारीख के पहले लाना। ये हो गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का पूरा प्रोसेस। अब जो मेन बात है EBC, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, ये प्रॉब्लम किसको आ रही है? जिन्होंने 250 रुपये का ऑफ लिया था तो उनको EBC सर्टिफिकेट जमा करना है। रेलवे फॉर्मेट में हो ऐसा कोई डॉक्यूमेंट के लिए जरूरी नहीं कि वो रेलवे फॉर्मेट में हो, वैसी कोई दिक्कत नहीं। हाँ, लेकिन हाँ, कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल फॉर्मेट में होना चाहिए। अब देखिए, कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल फॉर्मेट में होना चाहिए, और जो आपका EBC है उसके बारे में मैं आपको अब डिटेल में बताता हूँ। देखिए, EBC का मतलब है 50,000 से कम का इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास।
अब आपको जो नोटिस में या एडमिट कार्ड में लिखा है उसमें कई सारी चीज़ें लिखी हुई है कि आप या तो किसी जनप्रतिनिधि से बनवा सकते हैं, या आपका बीपीएल का कार्ड ला सकते हैं, या अपना आय प्रमाण पत्र। लेकिन यहाँ पर जो हो रहा है वो बोल रहे हैं कि आपने फॉर्म भरते समय जो भी, देखिए फॉर्म भरते समय क्या हुआ था, हमने जब 250 रुपये ऑफ लेने के लिए अप्लाई किया था तो हमने वहाँ पर कोई नंबर डालना पड़ा था, सर्टिफिकेट का नंबर। आपने जिस भी सर्टिफिकेट का नंबर वहाँ पर डाला है, आपको वो ही सर्टिफिकेट लेकर के आना है, ओरिजिनल, और उसकी फ़ोटोकॉपी भी। इन केस अगर आपके पास वो सर्टिफिकेट नहीं है, कोई किसी वजह से नहीं है, या आपने कुछ गलत नंबर डाला या जो भी, तो भी पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं है आपके पास तो कोई बात नहीं, आपको क्या करना है, उनको बता देना है। तो जब आप ऊपर जाएंगे, नीचे वाले तो आपको बोलेंगे कि ऊपर जाकर के बात करना, क्या करना है हमको कुछ नहीं मालूम, और आपको ऊपर भेज देंगे। ऊपर जाएंगे तो वो आपको एक फॉर्म देंगे और बोलेंगे आप रेलवे स्टेशन जाओ और ये 250 रुपये वहाँ पर पटा करके एक रसीद लेकर के आ जाओ। तो वो फॉर्म वो रख लेते हैं और शायद रसीद आपको देते हैं, जो ला करके आप अपने फॉर्म के साथ लगा करके वो ऊपर वाले ऑफिस में जमा करते हैं, और इस प्रकार से आपका डीवी कंप्लीट हो जाता है, यानी ईबीसी की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी है। एफिडेविट का खास ध्यान रखना, एप्लीकेशन अपना प्रिंट करा सको तो प्लीज़ प्रिंट करा करके आप एक एक चीज़ खुद से मैच कर लेना। सारे नाम, डेट ऑफ बर्थ, सारे परसेंटेज, यानी जो आपने फॉर्म भरते समय एग्जाम में परसेंटेज लिखा होगा वो सारी चीज़ें, या कोई भी और सिली मिस्टेक की आपने, जैसे कोई ईयर में गलती कर दी कि आपने पासिंग ईयर 2017 है आपका और आपने 18 लिख दिया, या 18 है आपने 16 लिख दिया, किसी भी प्रकार की कोई भी मिस्टेक, कुल मिलाकर एप्लीकेशन फॉर्म में जो जो डिटेल आपने डाली है वो यहाँ पर ओरिजिनल सर्टिफिकेट में मिलनी चाहिए। अगर नहीं मिलती तो आपको एफिडेविट बना के लाना है, 100 रुपये के स्टाम्प पे लाओगे तो काम बन जाएगा, ठीक है। अगर 100 रुपये से कम का स्टाम्प है तो उसके लिए आप अपने नोटरी को ही पूछ लेना कि ये वैलिड होगा कि नहीं। अगर आपको फिर भी डाउट है, लेकिन यहाँ पर 100 रुपये वाला आज चला है, अगर फिर भी डाउट है तो टिकट आप लेकर के आ जाइएगा कि उसी स्टाम्प पे और आप टिकट लगा दें और वो ज़्यादा का हो जाए, जैसा भी, ठीक है। अब ये मुझे लगता है कि डॉक्यूमेंट से रिलेटेड मैंने आपको सारी बात बता दी। अब देखिए इस प्रकार से क्या होता है, आपका एक एक लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता जाता है, बीच बीच में सबको पता चलता जाता है कि उनको कहाँ का हॉस्पिटल मिला है। इसी बीच एक पर्सन आकर के, शायद वो रेलवे के टिकट वाले पर्सन होते हैं, वो आकर के आपकी 24 रुपये की टिकट बनाने लगते हैं। अभी तक मैं सुनता था कि वो मेडिकल की रिसिप्ट है, तो मुझे लगता था हॉस्पिटल से बनती होगी। दोस्तों वो मेडिकल की रिसिप्ट नहीं है, बल्कि वो आपकी ट्रैवलिंग अथॉरिटी है कि आपको जहाँ का भी मेडिकल मिलेगा आप वहाँ पर ट्रेन से जा सके बिना पैसे दिए, क्योंकि उसमें लिखा होता है जब आप टीटी से फाइन बनवाते हैं ना ट्रेन में चढ़ने के लिए, तो जो रसीद आपको मिलती है वही रसीद वहाँ पर आपको मिल रही है 24 रुपये की, वही उसी पर लिख करके, तो ये आपको मिल जाती है, तो वो आपको मिल जाती है इसी बीच। उसके बाद जब सबका डीवी हो जाता है, आपको डीवी होने के बाद जाने नहीं दिया जाता और नीचे बैठने के लिए कहा जाता है। जब आप सभी का डीवी हो जाता है, उसी बीच क्या होने लगता है, जब थोड़े से ही लोग बचे होते हैं डीवी के, एक ऊपर से एक पर्सन नीचे आते हैं और वो आपके हाथ में बैंड बांधना शुरू करते हैं। एडमिट कार्ड लेके आप उनके पास जाइए, वो आपके हाथ पर बैंड बांधने लगते हैं और फिर सबको उसी बैंड बांध के बिठवाते हैं, और फिर आखिरी में सबको बोल दिया जाता है कि अब आप जा सकते हैं। लेकिन उसके पहले आपके एडमिट कार्ड पर एक सील लगा दी जाती है, जब बैंड बांधने वाले होते हैं तभी एक सील लगा दी जाती है, इसमें हॉस्पिटल का नाम लिखा होता है जहाँ पर आपको जाना है। तो इस प्रकार से आपका डीवी पूरे तरीके से कंप्लीट हो जाता है और आपको वही हॉस्पिटल दिए जा रहे हैं जो आप रात में ट्रैवल करके अगले दिन तक पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों डीवी के लिए मेरा यही अनुभव था। अब इसमें अगर कुछ विशेष डाउट आपके आते हैं तो आप कमेंट में प्लीज़ लिख दीजिएगा, और मुझे जैसे ही टाइम मिलेगा मैं कमेंट में ही उनका रिप्लाई कर दूंगा। और अगर मुझे कुछ बात याद आती है जो मैं आपसे नहीं शेयर कर पाया हूँ तो मैं कमेंट में ही लिख दूंगा, तो पिंड कमेंट आप जरूर चेक कर लेना। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि वीडियो से आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस मिलेगा और काफ़ी सारी चीज़ आपकी क्लियर हो जाएगी। बाकी मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है, अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो उसका समाधान यहाँ पे बिल्कुल हो सकता है। हाँ, एक और डाउट था प्रोविजनली डिग्री को लेकर, प्रोविजनल डिग्री। तो देखिए वो अभी प्रोविजनल डिग्री ले रहे हैं, लेकिन आपको बोल रहे हैं कि 27 तारीख से पहले आप ला करके ओरिजिनल वाली जमा कर देना। लेकिन मुझे नहीं लगता कि 27 के पहले काफ़ी लोग जमा कर पाएंगे, तो वो प्रोविजनल ले रहे हैं, लेकिन उससे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या मेडिकल पे कोई असर नहीं पड़ेगा। जब आप ज्वाइनिंग के लिए जाएंगे तो वो आपको ज्वाइनिंग के टाइम फिर ओरिजिनल डिग्री की ज़रूरत पड़ सकती है। वहाँ भी नहीं रही तो वो भी 3 महीने का टाइम दे सकते हैं, लेकिन आपको अप टू डेट रहने की कोशिश करना है, क्योंकि 17 प्रकार के ख्याल आपको डीवी कंप्लीट होने के पहले आते रहते हैं। तो अगर आप डॉक्यूमेंट ही ओके रखेंगे तो ये सब परेशानी से आप बच सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है अब मैंने सारे चीज़ें कंप्लीट कर ली है, तो अब मैं वीडियो यहीं पर ख़त्म करता हूँ। और आप प्लीज़ वो कमेंट में अपने डाउट जरूर लिख देना, और अगर मुझे कुछ नया याद आता है तो मैं कमेंट में लिख दूँगा। थैंक यू वेरी मच।